बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज डायबिटीज़ फार्माकोलॉजी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम केपलान को यूज़ करते हुए डायबिटिक ड्रग्स को कवर कर लेंगे। तो जो डायबिटीज़ मेलाइटस होती है इसकी मेनली दो टाइप्स होती है, वैसे दो से ज़्यादा होती है, गेस्टेशनल भी होती है और इसके अलावा इडियोपैथिक भी होती है, लेकिन मेनली दो होती है फार्माकोलॉजी के अंदर जो हमने पढ़नी है। टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं, जबकि टाइप 2 को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। टाइप 1 का ऑनसेट काफ़ी ज़्यादा अर्ली होता है, जिसकी वजह से उसको जुवेनाइल भी बोलते हैं, लेकिन जो टाइप 2 है इसका जो ऑनसेट है थोड़ा-सा लेट होता है, एडल्ट ऑनसेट होता है। टाइप 1 के अंदर पैनक्रियाटिक बीटा सेल का लॉस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको इंसुलिन के ऊपर 100% डिपेंडेंट होना पड़ता है, एब्सोल्यूट डिपेंडेंस होती है। लेकिन टाइप 2 के अंदर टाइप 1 के अंदर तो ये हो जाएगा, टाइप 2 के अंदर इंसुलिन का रिस्पॉन्स कम होता रहता है। तो शुरू में आप डाइट को मॉडिफाई करते हो, लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशन करते हो, फिर इसके बाद ओरल हाइपोग्लाइसेमिक यूज़ करते हो लाइक सल्फोनाल थायाजोलिडाइनिडायोन्स हो गया, ओके। फिर इसके बाद आप इंसुलिन की तरफ आते हो, लेकिन इस केस में आप इंसुलिन को हमेशा शुरू से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो, ओके। फिर इसके बाद इसमें जो कीटोसिडोसिस है उसके चांसेस काफ़ी कम से कम होते हैं, लेकिन इस केस में जब इंसुलिन होगी नहीं तो कीटोसिडोसिस के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। डायबिटिक कीटोसिडोसिस हो सकती है, डायबिटिक कोमा भी बोल सकते हैं उसको, ओके। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, वो है कि इंसुलिन की रिलीज़। इंसुलिन पैनक्रियाटिक बीटा सेल से प्रोड्यूस होता है और इसकी रिलीज़ को बढ़ाने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं, उसकी रिलीज़ को इनहिबिट करने वाले भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। लाइक अल्फा 2 एगोनिस्ट इंसुलिन की रिलीज़ को ब्लॉक कर देते हैं, और ये हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फार्माकोलॉजी के अंदर भी कवर किया था, जहाँ पर लिखा हुआ था कि जो अल्फा 2 एगोनिस्ट है पैनक्रियाज के ऊपर इंसुलिन की सिक्रीशन को कम कर देते हैं, लेकिन जो मस्क्रीनिक एगोनिस्ट होते हैं या पैरासिम्पैथोमिमेटिक या बीटा 2 एगोनिस्ट ये इंसुलिन की रिलीज़ को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज, सल्फोनाइलूरिया ये इंसुलिन सिक्रीटागोज के तौर पे आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डायबिटिक कीटोसिडोसिस। मैंने आपको कहा था कि डायबिटिक कीटोसिडोसिस टाइप 1 के अंदर ज़्यादा सीवियर होती है, ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है एज़ कम्पेयर टू टाइप 2, क्योंकि टाइप 2 के अंदर थोड़ी बहुत इंसुलिन होती है, तो वो कीटोसिडोसिस की फॉर्मेशन को मिनिमाइज़ कर देती है, कीटोन बॉडी के फॉर्मेशन को, या जिसको कीटोसिस बोलती है, इसकी फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देती है। कीटोसिडोसिस के सिम्पटम क्या-क्या हो सकते हैं? डायबिटिक कीटोसिडोसिस के पॉलीयूरिया हो सकती है, पॉलीडिप्सिया हो सकती है, नोज़िया है, फटीग है, डिहाइड्रेशन देखने को मिल सकती है, कॉस्मोल ब्रीथिंग है और फ्रूटी ब्रेथ जिसको हम कह सकते हैं एसीटोन ब्रेथ होती है। इसका ट्रीटमेंट के तौर पर हम रेगुलर इंसुलिन लेते हैं। रेगुलर को हम क्या कह सकते हैं? रेगुलर को हम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कह सकते हैं, ओके। इसके अलावा फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के रिप्लेसमेंट भी हम लेते होते हैं। क्यों? ताकि हम इस डिहाइड्रेशन को मिनिमाइज़ कर सकें, जो फ्रूटी ब्रेथ आ रही है एसीटोन की वजह से, कीटोन बॉडीज़ की वजह से, उसको मिनिमाइज़ कर सकें। तो जो डायबिटीज़ मेलाइटस है उसको ट्रीट करने के लिए दो टाइप की ड्रग्स होती है, एक होती है इंसुलिन और दूसरी नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक। तो पहले इंसुलिन की फॉर्म्स को देख लेते हैं। इंसुलिन की मेनली 4 फॉर्म होती है, एक होती है रैपिड, एक होती है शॉर्ट जिसको रेगुलर बोलते हैं, इंटरमीडिएट जिसको हम एनपीएच भी बोलते हैं, और जो होती है चौथी लॉन्ग एक्टिंग होती है। तो जो शॉर्ट एक्टिंग के अंदर लिस्पुर, स्पार्टेट और ग्लोलिसिन आ जाएगा, रेगुलर के अंदर शॉर्ट आ जाएगा, इंटरमीडिएट के अंदर एनपीएच आ जाएगा जिसको न्यूट्रल प्रोटामीन बोलते हैं, और लास्ट आ जाता है लॉन्ग एक्टिंग जिसके अंदर ग्लार्गिन है, डेग्लूडेक और डिटामिन आ जाएगा। कहती है कि जो सबसे ज़्यादा जो ऑनसेट होता है, सबसे ज़्यादा जो उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन वो सबसे बड़ा किसका होता है? ग्लार्गिन का, और सबसे ज़्यादा शॉर्ट लिस्पिरो का होता है, शॉर्ट एक्टिंग का। लेकिन जो शॉर्ट एक्टिंग है इनकी पीक 1 से लेकर 2 घंटे में आ जाती है, रेगुलर की पीक 2 से लेकर 4 घंटे में आती है, इंटरमीडिएट की पीक 6 से लेकर 7 घंटे में आती है। लेकिन जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है लाइक ग्लार्गिन, डेग्लूडेक, डिटामिन, इनकी कोई पीक नहीं आती। इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे अगर आप 1 से लेकर 2 घंटे हैं तो फिर ये 3 से लेकर 4 घंटे तक ड्यूरेशन है। जब 2 से लेकर 4 घंटे में पीक आएगी तो ये 5 से लेकर 7 घंटे तक ड्यूरेशन होगा। जब इसकी कोई पीक ही नहीं आएगी तो ये 24 घंटे से भी ज़्यादा मॉइस्चर होती है, और ये बेसल ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखती है, ओके, बेसल कंट्रोल प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे ग्लार्गिन के बारे में लिखी हुई है कि ग्लार्गिन ये वो इंसुलिन एनालॉग है जिसकी कोई पीक नहीं आती, जिसको हम कह सकते हैं पीकलेस इंसुलिन। यानी इसकी जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन होती है वो प्लेटू के ऊपर रहती है ब्रॉडेस्ट टाइम के लिए, 24 घंटों से ज़्यादा तक ये बेसल और ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखती है। इसका सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, ओके। और हम इसको सप्लाई करते हैं कांस्टेंट बैकग्राउंड लेवल, यानी जो बेसल ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए हम ग्लार्गिन का यूज़ करते हैं। इंसुलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? इंसुलिन ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है, जिसके साइटोप्लाज्मिक डोमेन के ऊपर टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है। जब टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट होगा तो इस टिश्यू स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को फॉस्फोरिलेट करेगा, और आगे इसकी डिफरेंट एक्शंस देखने को मिलती है, ओके। अब हम पढ़ते हैं ड्रग्स फॉर टाइप 2 डायबिटीज़, जो टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए स्पेसिफिक है। लेकिन जो टाइप 1 और टाइप 2 में कौन-कौन सी ड्रग्स कॉमन होती है? इंसुलिन दोनों में यूज़ करते हैं, उसके अलावा प्रेग्नेंटाइड है, वो भी टाइप 1 और टाइप 2 दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो टाइप 2 की ड्रग्स होती है उसमें मेटफॉर्मिन है, कार्बोस है, सल्फोनाइलयूरिया लिखी हुई है,
ओके, थायाजोलिडाइनिडायोन्स है, ओके, और कुछ इंक्रेटिन मॉड्यूलेटर्स होती हैं, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड के जरिए काम करती है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर भी होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम मेटफॉर्मिन से। तो जो मेटफॉर्मिन है ये यूग्लाइसेमिक होता है। हमेशा टाइप 2 डायबिटीज़ का जो ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो उसमें हम पहले मेटफॉर्मिन देते हैं, फिर इसके बाद मेटफॉर्मिन को दूसरी ड्रग के साथ कंबाइन करके देते हैं। तो जो मेटफॉर्मिन है यूग्लाइसेमिक है, ये पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल को तो कम कर देती है, लेकिन ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करवाती, वेट गेन नहीं करवाती। इसके अलावा इंसुलिन स्पेयरिंग एक्शन भी होता है, क्योंकि ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है और हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम कर देती है। तो हम इसको कह सकते हैं इंसुलिन स्पेयरिंग इफेक्ट। और इंसुलिन स्पेयरिंग इफेक्ट वेट गेन और हाइपोग्लाइसीमिया, जिसको यूग्लाइसेमिक बोलते हैं, इसकी वजह से यानी हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करवाती। इन तीनों प्रॉपर्टी की वजह से मेटफॉर्मिन को बेस्ट एवर ड्रग कहते हैं फॉर डायबिटीज मेलाइटस। ओके, मेटफॉर्मिन को शुरू में हम मोनोथेरेपी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाद में हम इसको कॉम्बिनेशन के फॉर्म में यूज़ करना शुरू कर देते हैं। लाइक इसको सल्फोनाल यूरिया के साथ मिला के दे देंगे और इनका एक्शन साइनर्जिस्टिक होता है। इसके साइड इफेक्ट में लैक्टिक एसिडोसिस है और जीआईटी का डिस्ट्रेस हो सकता है, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग हो सकती है। नेक्स्ट है कार्बोस और मेग्लेटोल। कार्बोस और मेग्लेटोल यहाँ पे भी लिखा है कि इनकी वजह से भी हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता। जो कार्बोस और मेग्लेटोल होता है ये इंटेस्टिनल ब्रश वाटर के ऊपर अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम होता है, इसको इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से एब्जॉर्बल कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन कम से कम हो सकती है। एब्जॉर्बेबल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होता है, जिसकी वजह से पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। उसकी वजह से भी पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल कम होता था। फाइनली इंसुलिन की डिमांड कम से कम हो जाती है। जो इसके साइड इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट में जीआईटी डिस्कम्फर्ट है, फ्लैचुलेंस हो सकती है, डायरिया हो सकता है, क्योंकि आपने कार्बोहाइड्रेट को लार्ज इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया के हवाले कर दिया है। वो उसके फर्मेंटेशन करेगा, जिसकी वजह से जीआईटी डिस्कम्फर्ट हो सकता है, ब्लॉटिंग हो सकती है, फ्लैचुलेंस हो सकता है, डायरिया हो सकता है और इसकी हेपेटोटॉक्सिसिटी भी हो सकती है। सल्फोनाल यूरिया को हम इंसुलिन सिक्रेटाकॉक्स भी बोलते हैं। इनकी दो जनरेशन होती है, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। फर्स्ट हम यूज़ नहीं करते, हम सेकंड को ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। जो सल्फोनाल यूरिया होती है, अगर आप इस डायग्राम में देखो तो इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से जाके काम करती है। जो सल्फोनाल यूरिया होती है ये क्या करती है, पोटेशियम को ब्लॉक कर देती है। नॉर्मली होता है क्या, नॉर्मली जब पोटेशियम का इफ्लक्स होता है, जब पोटेशियम बाहर जाता है सेल से, तो पैनक्रियाटिक बीटा सेल के अंदर हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है। जब हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है तो इंसुलिन की रिलीज कम से कम होती है, लेकिन जो सल्फोनाल यूरिया है इस एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देगी। जब एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल ब्लॉक हो जाएगी तो फाइनली इसकी वजह से मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन हो जाएगी। जब मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन हो जाएगी तो इसकी वजह से कैल्शियम का इन्फ्लक्स सबसे ज़्यादा होगा। जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स ज़्यादा होगा तो इंसुलिन की रिलीज भी बढ़ जाएगी। ओके, ठीक है। तो इनका जो एक्यूट एक्शन होता है सल्फोनाल यूरिया का, कि वो पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देना, जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन हो जाती है और जिसकी वजह से इंसुलिन की रिलीज है। यानी जो ये वाला जो डिपोलराइजेशन होता है ग्लूकोज की वजह से भी होता है, दूसरी तरफ से सल्फोनाल यूरिया से भी होता है। जो ग्लूकोज होता था नॉर्मली हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से इंसुलिन की रिलीज इसी मैकेनिज्म से बढ़ती थी, लेकिन ये क्या करते हैं, दरमियान वाले स्टेप पे आके सल्फोनाल यूरिया काम कर लेते हैं। जबकि ग्लूकोज शुरू से स्टार्ट होता था, एटीपी के लेवल को बढ़ाता था, तब जाके एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल बंद होते थे। अब अगर इंसुलिन बढ़ जाएगी तो फिर क्या-क्या इफ़ेक्ट्स हो गए? ग्लूकागॉन की रिलीज़ कम से कम हो जाएगी, यानी इसका इंसुलिन बढ़ जाएगी, ग्लूकागॉन की रिलीज़ कम से कम हो जाएगी और इसके अलावा इंसुलिन के रिसेप्टर सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती होती है, ओके? यानी टिश्यू का रिस्पॉन्स इंसुलिन के लिए काफ़ी बढ़ जाता है, लाइक मसल्स के ऊपर, लीवर के ऊपर। आपको बताया था कि जो सल्फोनाल यूरिया होती है ये 2 जनरेशन की होती है, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन होती है उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, हम सेकंड जनरेशन को यूज़ करते हैं, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन की वजह से आपको ड्रग इंटरैक्शन देखने को मिलती है, लाइक हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है विद सिमेटिडीन, इंसुलिन, सैलिसाइलेट और सल्फोनामाइड, क्योंकि ये जो ड्रग होती है ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जाके बाइंड करती होती है और जो दूसरी ड्रग है इनको प्लाज्मा प्रोटीन से डिस्प्लेस करवा देगी, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया करवा देगी। ओके, जो सेकंड जनरेशन होती है लाइक ग्लिपिजाइड है, ग्लिबोराइड है। जो ग्लिपिजाइड होती है इसकी डोज को कम करना पड़ता है इन केस ऑफ हेपेटिक डिसफंक्शन, लेकिन ग्लिबोराइड की डोज को कम करना पड़ता है इन केस ऑफ रीनल डिसफंक्शन। तो आपने इन दोनों के डिफरेंस को देख लेना है, ठीक हो गया? ओके, इसको याद किस तरह से करना है, अगर आप इसको देखो ग्लिबोराइड में भी आर आ रहा है, इसमें भी आर आ रहा है, तो जो ग्लिबोराइड होती है उसको रीनल फेलियर वाले पेशेंट में कम देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू ग्लिपिजाइड। साइड इफेक्ट में हाइपोग्लाइसीमिया और वेट गेन होता है, ये ज़्यादा कॉमन होता है फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाल यूरिया के लिए। ओके, अब यहाँ पर एक और ड्रग का नाम लिखा हुआ है, उसका नाम है रिपाग्लिनाइड। जो रिपाग्लिनाइड और नेटिग्लिनाइड ये फास्ट एक्टिंग इंसुलिन सिक्रेटर्स होते हैं, ये इंसुलिन की रिलीज को बढ़ा देते हैं अपन पैनक्रियाटिक बीटा सेल, तो ये डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 के अंदर इस्तेमाल होते हैं। खाना खाने से पहले हम दे देते हैं ताकि
क्योंकि जल्दी से जाके काम कर लेती है, इनकी हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होती है, इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन काफ़ी रैपिड होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ हाइपोग्लाइसीमिक रिएक्शन कि अगर किसी बंदे के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो उसके क्या साइन और सिम्पटम हो सकते हैं, क्या सिम्पटम होती है मेनली, तो उसके लिप और टंग्स के मसल्स की टिंगलिंग होना शुरू हो जाती है, कन्फ्यूजन है, पसीना आना शुरू हो जाती है, ट्रेमर्स होते हैं, टैकीकार्डिया होता है, कोमा आना शुरू हो जाता है और सीजर्स आना शुरू हो जाते हैं। और ये सारे साइन सिम्पटम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वजह से होते हैं, सिम्पैथेटिक की वजह से होते हैं। ट्रीटमेंट ये होता है कि अगर किसी बंदे के अंदर हाइपोग्लाइसीमिक रिएक्शन नज़र आ रहे हैं या वो बंदे को फील हो रही है कि उसको स्वेटिंग है, ट्रेमर्स आ रही है, सीजर्स आ रही है, टैकीकार्डिया हो गया, तब आप ओरल ग्लूकोज यूज़ करो या इंट्रावेनस डेक्सट्रोज यूज़ करो अगर वो अनकॉन्शियस है, या फिर ग्लूकागोन दो इंट्रामस्कुलर फॉर्म में या इनहेलेशन रूट के जरिए। नेक्स्ट है थायोजोलिडाइनिडायोन्स। थायोजोलिडाइनिडायोन्स के अंदर रोसिग्लूटाजोन और पियोग्लूटाजोन आ जाते हैं। ये पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर पर जाके बाइंड करते हैं, स्पेसिफिकली गामा वाले पर। जो अल्फा वाले पर ओमेगा 3 फैटी एसिड और इसके साथ फाइब्रेट्स जाके बाइंड करते थे, जेम फाइब्रेट और फिनोफाइब्रेट। ओके, नहीं, जेम फिब्रोसिल था। इनकी वजह से इंसुलिन रिस्पॉन्सिव जीन की ट्रांसक्रिप्शन बढ़ जाती है, लाइक इंसुलिन का रिस्पॉन्स बढ़ जाता है, हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस कम हो जाती है, ट्राइग्लिसराइड की प्रोडक्शन कम से कम हो जाती है, इंसुलिन के रिसेप्टर का नंबर ज़्यादा हो जाता है। अगर हम इनको सल्फोनाइलयूरिया से कंपेयर करते हैं तो ये रिलेटिवली लेस हाइपोग्लाइसीमिया करवा देती है, लेकिन इनकी वजह से वेट गेन और एडिमा वगैरह हो सकता है। अब यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन लिखा हुआ है, मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़, लाइक जीआईटी के अंदर अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम को इनहिबिट करने वाली कार्बोसोमेग्लिटोल होती है। दूसरी तरफ से अगर यहाँ ब्लड में ग्लूकोज आ गया है, फिर आगे अगर आपने अपटेक को बढ़ाना है तो जो होती है वो कौन सी होती है, ग्लूटाजोन है, और इसके अलावा मेटफॉर्मिन होती है। अभी ठीक है, ग्लूटाजोन कौन सी है, पियोग्लूटाजोन और रोसिग्लूटाजोन है। जबकि यहाँ पर जो ओरल सल्फोनाइलयूरिया और रिपाग्लिनाइड ये इंसुलिन के रिलीज को बढ़ा देती है, जबकि ग्लूकोज के प्रोडक्शन को इनहिबिट करने वाली मेटफॉर्मिन होती है, और इसके अलावा ग्लूटाजोन भी प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देती है। तो यहाँ पे सारे आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नजर आ रहे होंगे। जो ज़्यादा ब्रॉड एक्शंस होती हैं ये मेटफॉर्मिन के और थायाजोलिडाइनिडायोन्स के होते हैं। नेक्स्ट है एजेंट्स अफेक्टिंग ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1। जो ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 है ये इनक्रेटिन होता है। जैसे ही हम ऐसी फूड लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज होता है, तो फिर ये सामान इंटेस्टाइन से रिलीज होना शुरू हो जाता है और ये ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ा देता है। कि ग्लूकोज जिस तरह इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाता था ये भी बिल्कुल वैसे ही बढ़ा देती है। जो एक्जिनाटाइड है लॉन्ग एक्टिंग GLP-1 एगोनिस्ट होता है, फुल एगोनिस्ट होता है, दूसरी ड्रग के साथ मिला के दे देती है। इसके साइड इफेक्ट में नोजिया और हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है जब इसको सल्फोनाइलयूरिया के साथ मिला के दे देती है। नेक्स्ट है सीटाग्लिप्टिन और दूसरे ग्लिप्टिन है, सीटाग्लिप्टिन, सक्साग्लिप्टिन। ये करते क्या है, ये ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 की डिग्रेडेशन को मिनिमाइज कर देती है। जो डिग्रेडेशन वाला एंजाइम है डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 है, तो ये इसको इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से GLP-1 का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। वो इंसुलिन की रिलीज को बढ़ा के ग्लूकागोन की रिलीज को कम करके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर लेगी। और इसके बाद है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर। इसमें कैनाग्लिफ्लोजिन और दूसरे ग्लिफ्लोजिन आ जाती है, जो कि प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करके ग्लूकोज की एक्सक्रीशन को बढ़ा देती है। इनकी वजह से ग्लाइकोस्यूरिया हो जाएगा, लेकिन जब ग्लूकोज ज़्यादा आएगा यूरिनरी ट्रैक के अंदर तो ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन वगैरह करवा सकता है। आपको बताया था कि टाइप 1 और टाइप 2 इन दोनों को ट्रीट करने के लिए हम इंसुलिन देते हैं और इसके साथ प्रेवलेंटाइड देते हैं, जो कि अमाइलिन का एनालॉग होता है। ये स्टोमक से जो गैस्ट्रिक एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, ग्लूकोज के प्रोडक्शन को मिनिमाइज कर देता है, एपेटाइट को सप्रेस कर देता है, और ये अमाइलिन का एनालॉग होता है। अमाइलिन वो हार्मोन है जो पैनक्रियाटिक बीटा सेल से नॉर्मली प्रोड्यूस होता था, और इसकी जो सिंथेटिक फॉर्म होती है उसको बोलते हैं प्रेवलेंटाइड। ये टाइप 1 और टाइप 2 दोनों को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये हमने पढ़ लिया पूरा चैप्टर ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।